डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक हम कब इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि पहले हमने पूल टी टेस्ट किया था। पूल टी टेस्ट हम कब इस्तेमाल करते थे? जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं और 2 पॉपुलेशन से लिए हुए होते हैं। उन पॉपुलेशंस के मीन के दरमियान डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए कि इफ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन और नॉट, ये चेक करने के लिए आप वो करते थे टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि बाज़ का 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन है और उनसे सैंपल लिए गए हैं और आपके पास 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल हैं, तो उनके मीन्स को आपने तीनों पॉपुलेशन 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन के मीन्स को आपने टेस्ट करना होता है। तो अगर मीन 2 तक हैं तब तो आप टी टेस्ट लगा लेते थे। 2 से ज़्यादा मीन हो जाएं तो फिर आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स के दरमियान डिफरेंस अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही वक्त में सब मीन्स के डिफरेंस के बारे में आपको बता देता है, बजाय इसके कि 2-2 मीन करके आप पेयर वाइज उनकी सिग्निफिकेंस चेक करें। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक है क्या? इट इज़ द पार्टीशनिंग ऑफ टोटल वेरिएशन इनटू पार्ट्स। के टोटल वेरिएशन को आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि टोटल वेरिएशन में 2 हिस्से आमतौर पर लिए जाते हैं। द वेरिएशन अकर ड्यू टू चांस, एक वो वेरिएशन होती है जो बाई चांस आ जाती है, एंड अदर वेरिएशन ड्यू टू सम काज, और कुछ जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी आपके ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन आती है। कि जैसे अच्छा फर्टिलाइज़र आप डाल देते हैं तो प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। एक तो रूटीन में प्रोडक्शन होती है, एक वो जो फर्टिलाइज़र डालने से आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है, वो वेरिएशन जो आती है, तो हम टोटल वेरिएशन को पार्टीशनिंग कर देते हैं। और इसको अगर आगे आप 2 तरीक़ों से करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हैं। एक 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है और एक 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। कि 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है? कि व्हेन वन फैक्टर बीइंग इनटू कंसीडरेशन, कि 1 वे में एक फैक्टर को आप स्टडी कर रहे होते हैं। 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएशन में या वेरिएंस में हम क्या करते हैं कि 2 फैक्टर्स को हम जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। कि 1 वे में फ़र्ज़ करें हम ये देख सकते हैं कि आपके पास एक फैक्ट्री में 3 मशीनें लगी हुई हैं। आप तीनों की जो है प्रोडक्शन देखना चाहते हैं कि वो सेम है या कि डिफरेंट है, कि किसी मशीन की ज़्यादा है किसी की कम है, ये है इस तरह की सिचुएशन है, या प्रोडक्शन उनकी सेम है। तो मशीन्स की प्रोडक्शन आपने देखनी है, तो यहाँ एक मशीन्स आपका एक फैक्टर है। जब एक फैक्टर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। तो दूसरी एग्जांपल हम ये बना सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमने मशीन की परफॉर्मेंस भी देखनी है और साथ उन पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी देखनी है। एक ही वक्त में मशीन की परफॉर्मेंस भी और उन पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी, कि आया कि मशीन की परफॉर्मेंस तीनों मशीनों की सेम है या उन पे जो ऑपरेटर कर रहे हैं काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस सेम है। कि इसका मतलब कि एक फैक्टर आपका मशीन्स हो जाएंगी और दूसरा फैक्टर आपका ऑपरेटर्स हो जाएगा। कि जब 2 फैक्टर हों तो वो 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक जो है वो हम उस पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, जो पीछे हम करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन में या जी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें भी पहले स्टेप में फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है। जैसे पहले आपको बताया कि ये 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स के दरमियान डिफरेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नल हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं कि म्यू नॉट जो है, ये एच नॉट जो है, ये μ1 इक्वल टू μ2 μ3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके मीन्स आपने टेस्ट करने हों
कि ये सारे मीन आपस में बराबर हैं। अल्टरनेट इसके उलट होगा कि एनी टू मीन्स आर नॉट इक्वल, अगर कोई से भी दो मीन बराबर ना हुए तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो जब रिजेक्ट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी कि कोई से दो मीन आपस में बराबर नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आमतौर पे जो टेबल दिए गए हैं 5% के लिए होते हैं और 1% के लिए होते हैं। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या करते हैं, इसमें आप एफ कैलकुलेटेड आप निकालते हैं। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की जाती है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की जाती है। और एफ कैलकुलेटेड निकालने का फार्मूला क्या होता है कि एफ स्क्वायर बी के बी का जो वेरिएंस है, बी से मुराद के बिटवीन द सैंपल्स, और एफ स्क्वायर डब्ल्यू से मुराद है विद इन द सैंपल के जो वेरिएशन होती है उस पर इनकी रेशो ले लें तो ये एफ कैलकुलेटेड बन जाती है। बिटवीन को आमतौर पे एफ के टी भी लिख दिया जाता है कि ट्रीटमेंट के दरमियान जो आपका डिफरेंस आता है या वेरिएशन आती है उसको मेजर करने के लिए, और इसको एफ स्क्वायर ई भी लिख दिया जाता है कि जो कोई एरर का वेरिएंस होता है उसको ज़ाहिर करने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें एक न्यूमरेटर की होती है, दूसरी डिनोमिनेटर की होती है। V1 जो है न्यूमरेटर की है वो K-1 है कि जितने आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं उनमें से एक माइनस कर दिया जाता है। मसलन अगर 3 मशीन्स की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आपके 3 ट्रीटमेंट्स होंगे, तो 3 - 1 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी। तो V2 जो है नीचे आपके एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये N - के N क्या है, नंबर ऑफ आपके जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, और K जो है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से नंबर ऑफ ट्रीटमेंट माइनस कर दें तो वो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी। तो दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्यों निकालते हैं कि ये टेबल की वैल्यू हम देखने के लिए। तो आगे क्रिटिकल रीजन वही जैसे आपने पीछे काई स्क्वायर में या दूसरों में करते हैं कि जैसे ही एफ कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी या टेबल वैल्यू के बराबर आ जाएगी तो नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर देना है, अदरवाइज आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देना होता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें 5वां स्टेप जो है कंप्यूटेशंस होती हैं कि जो डाटा आपके पास दिया हुआ होता है उसको उसके मुताबिक जो है आप एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं या निकालते हैं। तो छठे स्टेप में जो है एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू का कंपैरिजन एफ टेबल वैल्यू से करते हैं और उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। ज़ाहिर है रिजेक्ट कब होगा, जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एग्जांपल इस तरह से है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड on 10 plots of cultivated land in order to test their productivity। कि हर फर्टिलाइज़र से प्रोडक्टिविटी आप टेस्ट करना चाहते हैं कि तमाम फर्टिलाइज़र की प्रोडक्टिविटी सेम है या उनसे जो पैदावार हासिल होती है वो एक जैसी होती है या कि डिफरेंट होती है। डिटेल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ गिवन बिलो। टेस्ट द हाइपोथेसिस that productivity of all 3 fertilizer is same। तो ये हमने टेस्ट करना है कि तीनों फर्टिलाइज़र A, B और C की से जो प्रोडक्टिविटी आ रही है वो सेम है या कि डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि ज़ाहिर है कि पहले आप फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस होगा कि μ1 = μ2 = μ3 के तीनों फर्टिलाइज़र की परफॉर्मेंस जो है वो सेम है। अल्टरनेट क्या होगा, एनी टू मीन्स आर नॉट इक्वल कि कोई से इन तीनों में से आपस में बराबर नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फर्ज करें कि 5% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक का आपको पता है कि 2 से ज़्यादा हों तो टी की बजाय या वी की बजाय आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एफ स्क्वायर बी ओवर एफ स्क्वायर डब्ल्यू
कि बिटवीन ट्रीटमेंट या बिटवीन सैंपल एंड नीचे विद इन सैंपल वेरिएंस जो है वो आपने इनकी रेशो जो है वो एफ कैलकुलेटेड कहलाती है। तो क्रिटिकल रीजन जो है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ टेबल या एफ अल्फ़ा जिसे आप कह देते हैं कि टेबल वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है यहाँ सॉल्व की हुई है। हम बोर्ड की तरफ चलते हैं कि वहाँ हम ये ट्राई करते हैं हल करने की कि वही एग्जांपल जो आपको अभी दिखाई है मैं बोर्ड पे हल करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या है कि आपके पास के प्रोडक्शन है और ए बी सी फर्टिलाइजर है। ये 10 प्लॉट्स हैं जिनकी प्रोडक्शन दी गई है। 3 प्लॉट्स पे आपने ए फर्टिलाइजर लगाया, इन 3 पे बी फर्टिलाइजर और इन 4 प्लॉट्स पे आपने सी फर्टिलाइजर यूज किया और उनकी प्रोडक्शन आपके पास आ गई। ये मैट्रिक टन्स में है या जो भी आपकी वैल्यू बनती है। अब इस डाटा को लेके हमने कि एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू तक हमने पहुंचना है कि वो कैसे हम पहुंच सकते हैं, तो ये हमने देखना है। इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट्स का टोटल करते हैं। तो ये आपकी ट्रीटमेंट होती है कि मशीन्स वो उसकी जो प्रोडक्शन आई है फर्टिलाइजर की वो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं कि पहली ट्रीटमेंट का टोटल जो है 13 है, दूसरी का 25 है और तीसरे का 19 है। और इन सब का ग्रैंड टोटल अगर आप करते हैं ये 57 बन जाता है कि 57 आपके पास इनका ग्रैंड टोटल बन जाता है। इधर से भी आप टोटल करके देख सकते हैं, ये भी इतना ही बनना चाहिए। 15, 18 आ गया, 15 आ गया, 19 आ गया एंड 5 आ गया। ये टोटल भी आपके पास 57 होना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद जो नया दूसरा टोटल करते हैं सम ऑफ स्केयर्स का करते हैं कि ये आपके XIJ स्केयर इस तरह आप लिखते हैं कि सम ऑफ स्केयर्स। ये सम ऑफ स्केयर्स हमने कैसे बनाने हैं ये देख लें कि जितनी आपके पास ये वैल्यूज लिखी हुई हैं हर वैल्यू का आपने स्केयर लेना होता है। मसलन 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये ब्रैकेट में लिखते जाएं और इन सब का टोटल करें तो 25 एंड 36 कितने आपके पास आ जाते हैं, ये 61 आपके पास इनका टोटल आ जाएगा। ये पहले जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई इनका टोटल 61 आ गया। इसी तरह इनका आप स्केयर करेंगे 100, 49। स्केयर कैसे करते हैं, उसी वैल्यू को दोबारा उससे फर्क दे देते हैं 64। इनका अगर टोटल आप करते हैं तो ये 213 आपके पास टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सी फर्टिलाइजर की वैल्यूज हैं। ये 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, फिर 5 का स्केयर 25, फिर 5 का स्केयर 25। ये आपके पास आ जाएगा 91, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास सम ऑफ स्केयर्स आ गए। इनको भी आप इकट्ठा करके कि प्लस करके इन तीनों वैल्यूज को इधर लिख सकते हैं। ये टोटल इनका बनता है 365। ये टोटल सम ऑफ स्केयर्स आपके पास आ जाएंगे। सम ऑफ स्केयर्स निकालने के बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना होता है वो इन वैल्यूज के स्केयर निकालने होते हैं कि टी स्केयर कह लें या टी आई स्केयर कर लेते हैं हम उनसे कि टी के जो स्केयर निकालने हैं वो कैसे होगा कि 13 का स्केयर 169, 25 का स्केयर 625 और 19 का स्केयर 361। कि क्या है ये
13 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर। ये आपके पास टी स्क्वायर या ट्रीटमेंट्स के जो है स्क्वायर्स आपके पास आ जाते हैं। इनका भी टोटल अगर आप करना चाहें तो इधर टोटल कर सकते हैं 1155। लेकिन ये टोटल उस वक्त आपको जरूरत होती है जब ये सारी वैल्यू एक जैसी हों, लेकिन यहाँ जो है रेप्लिकेशंस जो हैं जो रिपीट हो रही हैं वैल्यू वो 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसलिए इन्हें अलग अलग आपको ट्रीट करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपने जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। कंप्यूटेशंस में हम दोबारा स्क्रीन की तरफ आते हैं कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो अभी मैंने बोर्ड पे हल किया थोड़ा सा हिस्सा उसका, ए, बी और सी आपके फर्टिलाइज़र हैं। ये फर्टिलाइज़र से जो प्रोडक्शन आई है 3, 4, 6, बी की प्रोडक्शन आई है 10, 7, 8 और सी जो फर्टिलाइज़र है उसके बाद ये 4 प्लाट्स पे अप्लाई हुई थी तो इनकी प्रोडक्शन 5, 4, 5, 5 आती है। तो आपने पहले समीशन टी निकाल लिया कि इन सारी वैल्यूज़ को 3 + 4 + 6 किया और इसी तरह 10, 7, 8 को प्लस किया, 5, 4, 5, 5 को प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई। इन तीनों को ऐसे प्लस किया तो ये समीशन टी 57 आ गया, या आपका ग्रैंड टोटल भी कहलाता है। अगर इधर से भी करें कि इन तीनों वैल्यूज़ को इधर जमा कर जाएं तो 3, 10 एंड 5 और इधर से भी ये टोटल जो है 57 ही आना चाहिए। दूसरा था हमारे पास समीशन एक्स आई जे स्क्वायर हमने बनाया था, जैसे अभी बोर्ड पे आपको बताया कि ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ थी इनका टोटल हम करते गए, ये 61 आ गया है। इनका टोटल की इनका स्क्वायर लिया, स्क्वायर करने के बाद टोटल किया, फिर इन चारों वैल्यूज़ का स्क्वायर किया और इनका टोटल हमने किया, तो ये सारे टोटल। अब इन सब को ऐसे इकट्ठे करके तो 61, 213 एंड 91 का टोटल जो है ये आपके पास 365 आ गया। ये समीशन एक्स आई जे स्क्वायर जो है ये कहलाएगा। आगे टी स्क्वायर निकालना है। टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि टी का जो टोटल है आपके पास कि 13 है 13 का स्क्वायर, 25 है 25 का स्क्वायर, 19 है 19 का स्क्वायर और इनको भी अगर इकट्ठे करना हो तो ये हम इकट्ठे कर सकते हैं, 1155 बन जाता है। अब एक स्टेप में तो हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं। आगे हम क्या करते हैं, आगे ये भी कंप्यूटेशंस का ही हिस्सा है कि एक क्वांटिटी हम करेक्शन फैक्टर निकालते हैं, इसके बाद टोटल एसेस निकालते हैं, इसके बाद हम ट्रीटमेंट एसेस निकालते हैं। तो करेक्शन फैक्टर कैसे होता है कि ग्रैंड टोटल का स्केल लेकर उसे एन पे डिवाइड किया जाता है। तो ये मैं आपको बोर्ड पे जो है समझाता हूँ कि ये कैसे आपने करेक्शन फैक्टर वगैरह निकाल। आते हैं आगे हम करेक्शन फैक्टर पे। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं कि ये जो आपका ग्रैंड टोटल होता है 57 जो है ग्रैंड टोटल का स्केल लेते हैं और इसे ये बात का स्टूडेंट स्केल लेना भूल जाते हैं, स्केल लेके इसे एन पे डिवाइड करते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ग्रैंड टोटल अगर आपके पास ये 57 है तो जो टोटल सारे सैंपल की वैल्यूज का टोटल होता है तो ये इनका और इन सारी वैल्यूज का 57 का स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 ये थी और 4 ये थी, 10 आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 324.9 आपके पास जो है करेक्शन फैक्टर आ जाता है, 324.9। करेक्शन फैक्टर के बाद आपने एक क्वांटिटी निकालनी होती है जिसे आप कहते हैं टोटल एसेस, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है कि ये आप देख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए समीशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो टोटल एसेस कैसे निकलता है, समीशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, या आप इसे लिख सकते हैं
कि समेशन एक्स आई जे स्क्वायर था 365 माइनस 324.9 आप करेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएगा 40.1। टोटल एसेट्स के बाद टोटल एसेट्स होता है कि टोटल जो आपका सम ऑफ स्क्वायर्स है वो कितना बनता है। आगे आपने निकालना होता है ट्रीटमेंट एसेट्स, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। बात करते हैं टोटल एसेट्स को आप टोटल एसेट्स भी कह देते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर को, ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट एसेट्स भी कह देते हैं या ट्रीट एसेट्स भी कह देते हैं। तो ये अगर आपने निकालना हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट्स के जो स्केयर हैं आपके पास 3 स्केयर हैं, या फार्मूला पहले लिख लें कि T1 स्केयर ओवर R1, T2 स्केयर ओवर R2, T3 स्केयर ओवर R3 माइनस करेक्शन फैक्टर। कि T1 स्केयर ये आपने निकाला था 169, इसका स्केयर नहीं आपने लेना, स्केयर क्योंकि हम यहाँ ले चुके हुए हैं इसका। और R1 क्या होगा, जितनी इसकी रेप्लिकेशंस थी, जितनी दफ़ा ये सैंपल रिपीट हुआ है आपका, या इसमें सैंपल्स की वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज थी, 3 पे डिवाइड कर देंगे। T2 जो है 625 डिवाइडेड बाय, ये भी 3 रेप्लिकेट्स थे R, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। थर्ड जो है 361 है टोटल, और यहाँ रेप्लिकेट्स आपके 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। इन सबको इकट्ठा करेंगे और करेक्शन फैक्टर इनमें से भी माइनस कर देंगे। करेक्शन फैक्टर सबसे ऊपर आपने निकाला है 324.9। इनको पहले जमा करें, जमा करने के बाद फिर आपने करेक्शन फैक्टर में से माइनस करना है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 30.01। 30.01 ये आपके पास ट्रीटमेंट एसेट्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा काम हम करते हैं वो स्क्रीन से आपको दिखाता हूं कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल जो है वो कैसे हम बनाते हैं, या नोवा टेबल जो है वो कैसे हम बनाते हैं। स्क्रीन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक टेबल बनाया जाता है जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल कहा जाता है। कि ये इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में आता है कि पहले स्टेप में आपने वो टेबल दूसरा बनाया था, फिर उसकी कुछ कैलकुलेशन की थी। अब तीसरे स्टेप में इसके आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल जो है वो बनाना होता है कि एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए। उसमें क्या करते हैं कि पहले कॉलम में फोर्स ऑफ वेरिएशन होता है कि वेरिएशन कौन कौन सी है। जैसे मैंने बताया था, एक तो ट्रीटमेंट की वेरिएशन है, एक जो है वेरिएशन जो रैंडम होती है या एरर जिसे आप कह देते हैं, और दूसरी एक टोटल वेरिएशन है। आगे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल के लिए n-1, जैसे आपको बताया कि n ऑब्जर्वेशन थी आपके, n प्लॉट थे या 10 प्लॉट थे, 10-1 9 आ गए। और इसके बाद आप निकाल लेते हैं ट्रीटमेंट्स। 3 आपके पास वो थे फर्टिलाइज़र, तो 3-1 2 आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो एरर के लिए या तो n-k कर लें कि n 10 था, k 3 था, तो ये 7 आ जाएगा। या फिर सिंपल सा रूल होता है कि यहाँ जो वैल्यू टोटल की होती है उसमें से ये वाला 2 अगर आप माइनस कर देंगे, जहाँ जो भी वैल्यू हो वो माइनस कर दी जाए, तो ये आपके पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बच जाती है। नेक्स्ट स्टेप में आप सम ऑफ स्क्वायर जो है वो लिख लेते हैं कि पहले ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर जो पीछे आप निकाल के आए हैं वो लिखेंगे, इधर जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे, और टोटल में से अगर ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर निकाल दें तो
तो बाकी जो है वो एरर सम ऑफ स्क्वायर बच जाता है। ये पिछले स्टेप में भी आप कर सकते थे कि टोटल में से ट्रीटमेंट का निकाल के अलहदा भी लिख सकते थे। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने मीन स्क्वायर्स निकालने होते हैं। ये मीन स्क्वायर्स क्या होते हैं कि ये तो आपका सम ऑफ स्क्वायर है, इसको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें तो मीन स्क्वायर आ जाता है। 2 पे डिवाइड किया तो 15.005 आ गया। इसी तरह ये 10.09 था, इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 थी, 7 पे डिवाइड किया तो ये एरर मीन स्क्वायर आ गया। इसको कहते हैं एरर मीन स्क्वायर। तो ये निकल आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चलते हैं तो वहाँ आपके पास एफ कैलकुलेटेड निकाल सकते हैं आप, क्योंकि एफ कैलकुलेटेड निकालने के लिए आपको एफ स्क्वायर बी चाहिए था और एफ स्क्वायर डब्ल्यू चाहिए था। जैसे मैंने आपको कहा था शुरू में कि एफ स्क्वायर बी को एफ स्क्वायर टी या एफ स्क्वायर ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तो ये वाला आप ये न्यूमरेटर में रख देंगे। और एफ स्क्वायर डब्ल्यू जो है वो एफ स्क्वायर ई भी कहलाता है या एफ स्क्वायर एरर भी कहलाता है। तो एरर के लिए ये था, ये आप डिनोमिनेटर में रख देंगे। इनको जब इनकी रेशो निकालेंगे तो 10.4129 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है आपकी एफ कैलकुलेटेड आ जाएगी। एफ कैलकुलेटेड जब आप निकाल लेते हैं, इसके बाद आपने एफ की टेबल वैल्यू या एफ एल्फ़ा जो है वो निकालनी होती है। वो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए निकालेंगे। ये 4.737 आ रही है। और हमने डिफिजन रूल बनाया था कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना जब टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ जाए या उसके बराबर आ जाए। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू गौर से देखें तो ये टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि तमाम मीन बराबर नहीं है, कोई ना कोई मीन ऐसे हैं जो कि अनइक्वल हैं, तो अल्टरनेट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब वो बोर्ड की तरफ जाते हैं ताकि आपको बोर्ड पे भी एग्जांपल समझा दूं थोड़ी सी। नोवा टेबल जो हमने उधर डिस्कस किया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, उसको मैं ये बोर्ड पे भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि नोवा टेबल के लिए पहला कॉलम जो होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, आप एब्रीविएट करके ऐसे भी लिख लेते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन है, ट्रीटमेंट है, एरर है और टोटल है। आगे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल के लिए n-1 होती है। यहाँ n हमारे पास 10 प्लॉट्स थे, तो 10-1 जो है n-1 या 10-1 इक्वल टू 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास। और ट्रीटमेंट के लिए निकाल के देख लें, 3 ट्रीटमेंट्स या 3 मशीन्स आपने या 3 वो फर्टिलाइजर आपने यूज किए थे, तो T-1 या K-1 आपने लिखा हुआ है। K-1 जो है K3 है, -1 करेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बच जाती है। और एरर के लिए कितनी बचेगी, टोटल 9 है, ट्रीटमेंट वाली उसमें से माइनस कर दे तो बाकी 7 जो है वो एरर के लिए बच जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आप लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स को आप एस भी लिख देते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स में पहले ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर लिखें या पहले टोटल लिख लें। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जहां आपने पहले निकाला है कि ये 40.1 है, ये आपने लिख देंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। आगे आप ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर लिखना चाहते हैं। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है 30.01 और नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाता है एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर कैसे निकालेंगे कि टोटल में से ट्रीटमेंट माइनस कर दें, जैसे यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की थी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें तो बाकी एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 10.09। नेक्स्ट आपके पास आएगा मीन स्क्वायर्स।
मीन स्केल्स कैसे निकालेंगे कि अभी आपको बताया था कि सम ऑफ स्केल्स को अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें तो मीन स्केल्स आपके पास आ जाते हैं कि 30.01 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीन स्केल आ जाएगा 15.005। ऐसे ही एरर मीन स्केल निकालेंगे 10.09 को आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी एरर के लिए कि 1.441 वैल्यू आ जाए। और नेक्स्ट कॉलम में आप बनाते हैं कि एफ कैलकुलेटेड। एफ कैलकुलेटेड जो निकालनी है उसका फार्मूला आपने लिखा था एफ कैलकुलेटेड के लिए कि सम ऑफ स्क्वायर बी ओवर सम ऑफ स्क्वायर मीन स्क्वायर ई या एफ ऑफ बी ओवर एफ ओ इस तरह लिख लें कि एफ से भी जाहिर कर देते हैं एफ बी। बी से है कि बिटवीन सैंपल्स या बिटवीन ट्रीटमेंट एफ स्क्वायर। ई की जगह डब्ल्यू लिखा हुआ है, आपने डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो ट्रीटमेंट होता है यहाँ जैसे मैंने कहा था कि एफ स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं आप ट्रीटमेंट के लिए और एरर के लिए यहाँ ई भी लिख सकते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे नोटेशंस मुख्तलिफ होती हैं। तो एफ स्क्वायर बी जो है आपके पास ये वाली वैल्यू होगी 15.005 और एफ स्क्वायर ई जो है या एफ स्क्वायर डब्ल्यू जो है ये आपके पास होगा 1.441। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 10.4129 10.4129। ये आपकी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है। एफ कैलकुलेटेड वैल्यू के बाद आपको पता है कि 5वें स्टेप तक का यहाँ आपका मुकम्मल हो जाता है कि जिसमें आप कंप्यूटेशंस करते हैं। कंप्यूटेशंस का बुनियादी मकसद क्या था एफ कैलकुलेटेड तक पहुँचने का। पहले हमने वो टेबल 1 बनाया, उसमें वैल्यूज ली, उनके सम ऑफ स्क्वायर्स लिए, फिर आपने ये काम किया सेकंड स्टेप में। थर्ड में आपने एनोवा टेबल बनाया और एंड पे आप यहाँ पहुँचे एफ कैलकुलेटेड तक। आगे जो हमने काम करना होता है वो क्या है कि एफ टेबल वैल्यू निकालने का। एफ टेबल वैल्यू कैसे आएगी कि एफ अल्फा कह लें या एफ टेबल वैल्यू जो है कि एफ टेबल भी इसी तरह आपके पास होता है। एक तरफ उसमें V1 लिखा होता है, एक तरफ V2 लिखा होता है। V1 जो है न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि जैसे ये 2 है और V2 जो है डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कि जो एफ के डब्ल्यू के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम वो इधर लिखते हैं। मसलन ये 1 है एफ के टेबल में जाए वो 5% के लिए ज़्यादा होता है, 1% के लिए ज़्यादा होता है। ये 2 है 3 है इस तरह वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह यहाँ वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4 6 7 एंड 4। तो आपने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर से और 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर से देखनी है। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आएगी टेबल वैल्यू 4.737 जो है एफ टेबल आती है कि 4.737। तो एंड पे आपने क्या करना होता है कि डिसीजन करना होता है या कंक्लूजन ड्रा करना होता है। जो आपका लास्ट स्टेप है छठा स्टेप, तो कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे कि क्रिटिकल रीजन में देखेंगे कि क्या डिसीजन रूल था हमारे पास कि हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कब कर देते हैं जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ जाए या उसके बराबर आ जाए। तो ये देखें कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा आ रही है, देयरफॉर वी रिजेक्ट H0 को रिजेक्ट कर देंगे
कि यही है डिसीजन रूल था कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है जैसे ही टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ जाए या उसके बराबर आ जाए हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट करने के बाद क्या कहेंगे कि तमाम जो आपके फर्टिलाइज़र है उनके मीन आपस में बराबर नहीं है, या उनमें से कोई एक आध फर्टिलाइज़र ऐसा जरूर है जो दूसरे फर्टिलाइज़र से डिफरेंट प्रोडक्शन आपको दे रहा है। तो ये था आपका वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस शेप में टेबल है, इधर आपके पास V1 है और नीचे जो है V2 है। जो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो नीचे दी हुई होती है। V1 जो होती है वो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि यहाँ हमारे पास जो जितने सैंपल थे 3 सैंपल थे तो या 3 ट्रीटमेंट थे, तो 3 - 1 आपने किया तो 2 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम थी इसकी। और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम अनोवा टेबल में देखें तो 7 थी आपके पास, और 2 से नीचे आते आते 7 तक जब आएंगे तो ये 4.74 बनता है, जिसे हमने 4.737 लिखा हुआ है कि इसको राउंड करें तो 4.74 ही तकरीबन बन जाता है। तो ये इस तरीके से आप टेबल से वैल्यू देख सकते हैं कि पहले ट्रीटमेंट की देख लें, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी एफ रेशो में, कि अगर ट्रीटमेंट ऊपर है तो ट्रीटमेंट की वैल्यू देख लें, और नीचे जो है हमेशा एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम या V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखी जाती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें आपने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किया है। अगले लेक्चर में हम 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो करेंगे। थैंक यू।